इधर तक किसी को कुछ डाउट है? ओके, एक काम करो, पेज नंबर 3 पे आओ, उसमें देखो उसका एक्सप्लेनेशन एक बार रीड कर लो वो। ओके, सबसे पहले देखो, जेआईजीएल का जो तुम्हारा सब्जेक्ट है, देर आर टोटल 17 चैप्टर्स, बराबर। अ, और 17 चैप्टर में से सारे चैप्टर्स पढ़ने ही है? नहीं, काफी लोग को ऐसा डाउट होएगा ना कि इसमें ऑप्शन में क्या छोड़ने का, ऑप्शन में कुछ नहीं छोड़ने का है, बराबर। 17 है, 17 के 17 सारे पढ़ने हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें, कम टू आईपीसी। ओके, देखो, हर एक चैप्टर है ना, एक पर्टिकुलर वेटेज कैरी करेगा। जैसे मैं तुमको स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में बता दूंगा कि चैप्टर का वेटेज कितना है, बट मैं बता रहा हूँ इसका ये मतलब नहीं कि वो 100% उतना ही मार्क्स का आएगा। दिस चैप्टर्स वेटेज इज अराउंड 8 to 10 मार्क्स। फर्स्ट चैप्टर। हाँ, लेकिन 8 to 10 मार्क्स, लेकिन गारंटी नहीं है कि 8 या 10 आएगा ही आएगा। नसीब अच्छा हुआ 12-15 भी आ सकता है, नसीब खराब हुआ 2-4 मार्क भी आ सकता है, कभी ऐसा भी हुआ कि कुछ भी नहीं आ सकता है। फिर मेरे को आके मत बोलना सर आपने 8-10 बोला था, एक तो कुछ भी नहीं आया। ये एक टेंटेटिव है, आ सकता है। जो ऑलरेडी ग्रुप 2 एक बार अटेम्प्ट मार चुके हो, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट जो दे चुके हो, तुमको पता चल गया होगा कि जो जो चीज बोली थी वो पता नहीं कितनी आई कितनी नहीं आई, है कि नहीं? हाँ। हाँ, एक चीज आया था खाली, कंपटीशन एक्ट 25 मार्क, बस। इसको छोड़ के पता नहीं क्या था। है रघुवन कमेटी कुछ नहीं है, उसमें तुमको खाली बेसिक कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में क्या था वही लिखना था। चलो, कम टू चैप्टर नंबर 1। ओके, ये चैप्टर पूरे सिलेबस के अंदर सबसे इजी चैप्टर है, बराबर। इसके लिए ओपनिंग में अच्छा कर रहा है, ताकि नहीं तो तुमको ये सब्जेक्ट से भरोसा उड़ जाएगा फिर। तो पहला तुम्हारा कॉन्फिडेंस लाना जरूरी है, इसके लिए पहला ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, ये चैप्टर में सिंपल क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछेंगे। ज्यादा से ज्यादा 2-4 सेक्शन ऐसे जहाँ पे केस स्टडीज फॉर्म में आएगा। जैसे इसमें टॉपिक आएगा सेक्शन 403, 404, 405, बराबर। फिर एक सेक्शन है 463 से 4-5 सेक्शन है जहाँ पे खाली तुमको केस स्टडीज फॉर्म में पूछेंगे। अदरवाइज बाकी सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आंसर फॉर्म। समझा? ठीक है, चलो सबसे पहले आ जाओ इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक पे। ठीक है, देखो पहले ही बोल देता हूं, मैं है ना पर्सनली एग्जाम्पल लेगा, वो भी तुम्हारे नाम से, बहुत इज्जत की वाट भी लगेगी। ठीक है, चलो देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे आओ। इंट्रोडक्शन में देखो सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्राइम, कि इंडिया में जब भी क्राइम होएगा ना, क्राइम के लिए डील करने के लिए दो टाइप के कोड यूज होते हैं। सबसे पहला कोड यूज होता है आईपीसी, और दूसरा कोड यूज होता है सीआरपीसी। आईपीसी इज इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। आईपीसी दो चीजें डिफाइन करेगा। क्राइम का डेफिनेशन तुमको आईपीसी में मिलेगा, और दूसरी चीज तुमको उसकी पनिशमेंट मिलेगी। क्राइम पेट्रोल देखा है? सब नहीं देखा होगा, है कि नहीं? देखो, क्राइम तुमने अगर देखा होगा तो वो लोग हमेशा ऐसा बोलते हैं कि आईपीसी का सेक्शन, बराबर, सेज इंडियन पिनल कोड। देखो, अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि मैंने चीटिंग किया, या मैंने फ्रॉड किया, या मैंने रॉबरी किया, या मैंने फॉर्जरी किया, अगर मैं कुछ भी करता हूं इसमें से कोई भी एक क्राइम, तो रॉबरी, ये सब के अंदर उनकी कुछ डेफिनेशन है कि ये डेफिनेशन फुलफिल करोगे, फुलफिल किया तो फॉर्जरी, किया तो फ्रॉड है। तो डेफिनेशन देखने का है, और डेफिनेशन के बाद तुम देखोगे तो उसकी तुमको क्या दिखेगी? पनिशमेंट। बस आईपीसी खाली दो चीजें डिफाइन करता है। क्या दो चीज डिफाइन करेगा?
डेफिनेशन और दूसरा पनिशमेंट, जैसे समझो। चलो अपन पहला एग्जांपल ओपनिंग एग्जिस्टिंग स्टूडेंट से। ओए तू मुंडी नीचे करेगा तो तेरा नाम नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। अभी समझो वो है ना लक्ष्य है, समझो ये लक्ष्य है। लक्ष्य तेरी एक्स का नाम, बोल बोल। समझो ये ना हितिक्षा है। स्पेलिंग देख ले, यही है ना। तो इतना खुश क्या हो रहा है? अभी देखो, इसका दोनों का ना रिलेशनशिप था, फिर समझो ब्रेकअप हो गया। अब ब्रेकअप के बाद इसने डिसाइड किया कि कुछ भी हो जाए इसको आज से क्या मानेगा, बहन। पर अब तो रिलेशन खत्म ना। अब ये लड़की है ना, इसके ऊपर चांस मार रही है, बराबर। तो चांस मारना इज अ काइंड ऑफ, आई कैन से, सेक्सुअल हरेसमेंट। लेकिन देखो, तुम जब ऐसा बोलते हो ना सेक्सुअल हरेसमेंट है, बट सेक्सुअल हरेसमेंट मीन्स व्हाट, उसकी डेफिनेशन होती है कि इसमें से ऐसा कुछ भी कांड हुआ तो उसको सेक्सुअल हरेसमेंट बोलने का। अगर मैं कोई खाली लड़की को देख रहा है, सेक्सुअल हरेसमेंट, देखना सेक्सुअल हरेसमेंट है। फिर उससे आगे गया तो सेक्सुअल हरेसमेंट होएगा। समझो उसके बाजू में जाके खड़ा हो गया क्योंकि अच्छी फील आ रही है, सेक्सुअल हरेसमेंट है। ये थोड़ी सेक्सुअल हरेसमेंट है। हाँ, लेकिन समझो इन अप्रोप्रिएट वे से टच किया तो सेक्सुअल हरेसमेंट स्टार्ट हुआ। तो देखो, खाली घूरना सेक्सुअल हरेसमेंट नहीं था। कल लड़की मेरे पे सेक्सुअल हरेसमेंट का केस मारेगी ना, पहले तो डेफिनेशन ही फुलफिल नहीं हुआ, बिकॉज घूरना डेफिनेशन में नहीं आता है, वो सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन से बाहर है, बराबर। तो सबसे पहले तुमको क्या फुलफिल करना है, क्राइम का डेफिनेशन। तुम जो भी केस मारोगे, जो भी सेक्शन लगाओगे, सबसे पहले वो सेक्शन का जो डेफिनेशन होगा वो फुलफिल होना चाहिए। अगर मैं ऐसा बोलूंगा चोरी हुआ, तो चोरी मतलब एक उसकी प्रॉपर डेफिनेशन बनाई है इन्होंने कि चोरी मतलब ऐसा 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 हुआ होगा। डेफिनेशन फुलफिल हुआ तो क्राइम हो गया, और क्राइम हो गया मतलब बाद में उसका क्या आएगा साथ में, पनिशमेंट। तो पनिशमेंट डिफरेंट मोड्स है, जैसे जेल होता है, फाइन होता है, वैसे। तो आईपीसी में खाली इतनी चीजें डिफाइन की जाती है। लेकिन जब तुम बात करोगे सीआरपीसी की, तो सीआरपीसी इट एक्सप्लेन एंटायर प्रोसीजर। प्रोसीजर मतलब जैसे बेल से रिलेटेड रूल्स, सर्च वारंट से रिलेटेड रूल्स, कौन से कोर्ट में केस फाइल करेंगे तो केस फाइलिंग रिलेटेड रूल्स, बराबर। ये सब तुमको कहां प्रोसीजरल लॉ मिलेगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, सीआरपीसी। तो अगर तुम क्राइम की डेफिनेशन पढ़ना चाहते हो तो नेवर टच सीआरपीसी। सीआरपीसी में तुमको डेफिनेशन कभी नहीं मिलेगी। क्राइम की डेफिनेशन खाली कहां मिलती है, और उसके साथ में पनिशमेंट कहां मिलेगी, आईपीसी। हाँ, लेकिन बाद में तुमको ये सब देखना है कि पुलिस इंक्वायरी कैसे करता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कैसे करता है, बेल क्या होता है, सर्च वारंट क्या होता है, बेलेबल ऑफेंस क्या होता है, ये सब कुछ अगर तुमको जानना है, जो पूरा प्रोसीजरल लॉ है, वो सब कुछ तुमको सीआरपीसी में मिलेगा। बेसिक डिफरेंस समझा। तो जब भी क्राइम आएगा दो कोड आएंगे, पहला कौन सा आएगा, आईपीसी, और दूसरा सीआरपीसी। आईपीसी खाली दो चीज डिफाइन करता है, क्राइम एंड पनिशमेंट, लेकिन सीआरपीसी उसकी पूरी प्रोसीजर एक्सप्लेन करता है, बराबर। ठीक है, चलो उसके बाद देखो नेक्स्ट करते हैं, व्हाट इज द जुरिस्डिक्शन ऑफ आईपीसी, वही है ना, ओके। देखो, जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कवरेज एरिया, कि आईपीसी जो हम लोग लगा रहे हैं वो आईपीसी कहां कहां लगता है। सो देखो, सबसे पहले ठीक है, ये क्या है, बराबर। अच्छा, जैसे देखो
यहाँ क्या आता है? ठीक है, उसके नीचे। हाँ, ये बराबर पता होता है अपने को। ओके, सपोज इफ आई कमिट अ क्राइम इन द बाउंड्रीज ऑफ दिस एरिया, ये बाउंड्री के अंदर अगर मैं क्राइम करता हूं, तो मैंने क्राइम कहां किया? इंडिया। तो ऑब्वियसली मेरे पे पहला क्या लग जाएगा? आईपीसी। सपोज अगर मैं इधर क्राइम करता हूं ये एरिया में, देन आईपीसी विल बी एप्लीकेबल। मैंने यहाँ पे क्राइम किया, आईपीसी विल बी एप्लीकेबल। मैं यहाँ पे जाके क्राइम करेगा, आईपीसी विल बी एप्लीकेबल। दैट इज द स्टैंडर्ड रूल, बराबर। बट क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं इंडियन बाउंड्री से बाहर जाके अगर क्राइम करता हूं, तो क्या मेरे पे आईपीसी लगेगा क्या? देखो, ये एरिया क्या एरिया है? आउटसाइड इंडिया मेरे को पता है। इधर क्या आता है मैप में? अरेबियन सी, बराबर। अगर अरेबियन सी में क्राइम होता है तो आईपीसी विल बी एप्लीकेबल। बस समझ गया। पक्का? अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। अभी आंसर चेंज मत करना। 12, 24, 200 कितना रखना है? कितने नॉटिकल माइल्स तक इंडिया है? 200। चलो 200, मतलब 200 कहां से? बेस लाइन से। ठीक है, चलो यहां से लेके ये एरिया कितना हुआ? 200 नॉटिकल माइल्स। नॉटिकल माइल्स मिलकर मतलब जैसे हम लोग रोडवेज से किलोमीटर बोलते हैं ना, वैसे वाटरवेज में नॉटिकल माइल्स में कैलकुलेट होता है। तो अप टू 200 नॉटिकल माइल्स क्या है? इंडिया। तो क्राइम अगर इधर हुआ तो आईपीसी विल बी एप्लीकेबल, करेक्ट। इधर हुआ तो हाँ 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 हाँ। अच्छा, जो पहली बार पढ़ रहे हो तुम लोग, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, फिर मस्त ना। देखो, समझो ये गौरव है। नहीं, गौरव है तो फिर ये गौरव है, बराबर ना गौरव? इतना कम से कम हाइट तो होगा तेरा। आटी के हाथ ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ ले। ठीक है, तो आइटम है। पता क्या चल गया? नॉटिकल माइल्स क्या है? इंडिया। बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स तुम्हारे हिसाब से इंडिया नहीं है, और तुम्हारे हिसाब से इंडिया नहीं है, तो यहाँ पे क्राइम लग, बराबर। तो सिंपल सी चीज, ये अपनी आइटम को टीट पे लेके पहली बार प्रपोज मार रहे बोट में बैठ के, बट ही डिसाइडेड, हाँ बोला दो रिटर्न आएंगे, हाँ बोला एक ही रिटर्न आएगा और वो होएगा गौरव। तो इसने भाई साहब ने रोमांटिक मूड में एकदम मस्त नी पे बैठ के प्रपोज मारा, हाँ बोला, तो इस लात के गिरा दिया और बोट यू टर्न मार के इंडिया। क्राइम हुआ बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, आईपीसी विल बी एप्लीकेबल। अब तो तुम ना बोल रहे थे, इतना जल्दी आंसर चेंज। बट क्यों? इंडिया तो है ही नहीं। बोट इंडिया की है, गौरव भी तो इंडिया का है, और आइटम भी तो इंडिया की है। क्या क्या? अच्छा, क्राइम करके इंडिया में आया तो किधर और चला जाता तो? बोर्ड कहाँ रजिस्टर है वो मैटर करता है। देखो, अंडर दिस सर्कमस्टांसिस तीन फैक्टर इंपॉर्टेंट है। क्रिमिनल का रेसिडेंस स्टेटस, दूसरा इंपॉर्टेंट है विक्टिम का स्टेटस। स्टेटस मतलब सिंगल कॉम्प्लिकेटेड नहीं, रेसिडेंशियल स्टेटस बोल रहा हूं मैं, इंडियन है कि फॉरेनर है। और तीसरा, जो शिप यूज हुआ है वो कौन सी कंट्री में रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन एरिया। अगर तीन में से एक आंसर इंडिया है तो आईपीसी विल बी एप्लीकेबल। इधर क्या इंडिया है? वो गवर्नमेंट इंडियन है, सिंप्लीफाई क्या हो जाएगा? आईपीसी विल बी एप्लीकेबल। लेकिन समझो गौरव फॉरेनर है,
आइटम इंडियन निकली तो देन ऑल्सो आईपीसी एप्लीकेबल। समझो दोनों फॉरेन है, लेकिन बोट इंडियन निकला तो इंडियन कंपनी के नाम पे या इंडियन पर्सन के नाम पे रजिस्टर है तो भी आईपीसी एप्लीकेबल। अभी तुम्हारे दिमाग में चौथा क्वेश्चन, फॉरेनर है तो सबसे पहला बड़ा क्वेश्चन, सब कुछ फॉरेन तो इंडिया में ये लोग कर क्या रहे? शिप फॉरेन कंट्री का पासपोर्ट से आया तो शिप कैसे आया इधर? दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। बराबर, ढूंढना पड़ेगा क्राइम साइड में पहले, तो ये देखनी होती है। ये चीज तुम चेकआउट करो क्या है इंडिया, तो वो फिर आईपीसी एप्लीकेबल होएगा। देखो ज्यूरिसडिक्शन में ना दो पार्ट में डिवाइड किया है, इंट्रा एंड एक्स्ट्रा। इंट्रा का मतलब होता है विद इन द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, जैसे ये विद इन द बाउंड्रीज आ गया तो आईपीसी विल बी एप्लीकेबल। लेकिन एक्स्ट्रा का मतलब क्या होता है? आउटसाइड बाउंड्री अगर चला गया तो आउटसाइड बाउंड्रीज, जैसे यहाँ पे हम बाउंड्रीज के बाहर चले गए तो ऐसी सर्कमस्टेंसेस में ये चीजें देखी जाती है। और अगर इसमें से कुछ भी एक आंसर क्या निकला इंडिया, देन आईपीसी विल बी एप्लीकेबल। समझा? ओ गांव वालों, समझा ना? ठीक है। अच्छा, सेम रूल इज एप्लीकेबल टू एयरक्राफ्ट ऑल्सो। अगर कोई फ्लाइट उड़ रहा है एंड इन बिटवीन फ्लाइट में अगर कोई क्राइम हो गया तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में भी यही तीन चीज देखने का, लेकिन आंसर तीसरे का चेंज हो जाएगा। तीन शिप के बदले क्या देखने का? एयरक्राफ्ट कौन सी कंट्री के नाम पे रजिस्टर है, बराबर उसकी कंपनी का रजिस्टर है, बस अगर वो इंडियन है तो आईपीसी विल बी एप्लीकेबल। बराबर, दिस इज एक्स्ट्रा। इतना समझा सबको? ठीक है, चलो उसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक। उसमें देखो नेक्स्ट इज punishment of offense committed within India. Every person shall be liable to punishment under this code. देखो तुम कोई भी पर्सन रहने दो, कितना भी तुम्हारा कॉन्टेक्ट रहने दो, तुम्हारा कितना भी पैसा रहने दो, कितना भी बड़ा सोसाइटी में स्टेटस रहने दो, इससे ये सब चीज से तुम इंडिया में पनिशमेंट से बचोगे ऐसा पॉसिबल नहीं है। तुम अगर मतलब बोलते ना पॉलिटिशियन भी रहोगे तो भी आईपीसी लगने वाला है, तुम नॉर्मल बिजनेसमैन रहोगे तो भी तुम पे पनिशमेंट लगेगा, मतलब सब सर्कमस्टेंसेस में पनिशमेंट तो आना ही है। बराबर, मतलब ये एक्ट ये कोड किसी को प्रायोरिटी नहीं देता है। हाँ प्रायोरिटी है कुछ कैटेगरीज को, बट अदरवाइज वो किसी को भी प्रायोरिटी नहीं देता है। बराबर, ये कौन सा सेक्शन में लिखा है? सेक्शन 2। उसके बाद देखो सेक्शन 3, punishment of offense committed outside India. So any person liable by any Indian law to be tried for an offense committed beyond India shall be dealt with according to the provision of this code for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India. इसका मतलब सुन लो कि अगर समझो कोई पर्सन, अभी जैसे समझो मैं इंडियन हूं, मैं यूएसए घूमने गया और वहां पे मैंने क्राइम कर दिया तो अरेस्ट होएगा? कौन सा लॉ लगेगा? यूएस के इंडिया? मैं यूएस घूम रहा है, यूएस के लैंड पे मैंने कोई क्राइम किया, यूएस के इंडिया? सोच लो, दोनों लॉ, ये दोनों कौन था रे? मतलब पहले यूएसए के हिसाब से और उसके बाद इंडियन लॉ के हिसाब से भी। यूएस के इंडिया? वाई यूएस का? तो समझो कोई फॉरेनर अगर इंडिया में आता है और अगर वो इंडियन लैंड पे क्राइम करता है तो कौन सा लॉ लगने का? आईपीसी। मतलब तुम्हारे हिसाब से लैंड जो लॉ है वो एप्लीकेबल होता है? पक्का? मतलब पर्सन का सिटीजनशिप मैटर नहीं करता है? क्या क्या क्या? तो बट ड्यूल पेनल्टी क्यों? अगर पहले मैं इंडिया के हिसाब से दे रहा हूं फिर उसकी कंट्री के हिसाब से दे रहा हूं, तो ड्यूल पेनल्टी किसी पर्सन को क्यों देने का? बराबर ना? वसुनिम, पार्थ, समझ पार्थ तू है ना,
घर पे कोई, तू ना टीवी पे कुछ देख रहा है, बराबर, और सब पप्पा आ गए, तेरे को मजबूत बजाया, तूने कांड किया तो तेरे को पड़ी, तो बस ना, हो गया ना खत्म। अब मम्मी भी आके बजा रही है फॉर द सेम रीजन, तो तेरे को ऐसा लगेगा क्या बजा क्या रहे हो बार बार, मार खाया ना एक बार, बस हो गया, अभी कितनी बार होता है कि नहीं। तो सेम चीज यहाँ पे, अगर कोई एक पर्सन को तुम इंडियन लॉ के हिसाब से 3 साल जेल में डालते हो, जैसे वो बाहर आया, चल हो गया, अभी यूएस है, अब हम भी 3 साल डालेंगे, किसी पर्सन को मैं ड्यूल पेनल्टी क्यों दूं फिर। तो सोचो कुछ ऐसा कांड कर दिया जिसमें 20-20 साल पेनल्टी है, तो पहले 20 साल ये जेल में बन, फिर दूसरी 20 साल में दूसरी जेल में बन, तो मेरा तो लाइफ उधर ही खत्म हो गया। ओके, देखो, ऐसी सिचुएशन में डिपेंड करता है दो चीज, कि अगर समझो पहला चीज आता है ट्रीटीज। ट्रीटीज सुना है क्या होता है? दो कंट्रीज के बीच में सेटलमेंट, एक एग्रीमेंट होता है। जैसे इंडोनेशिया का है, ट्रीटीज है, तो इंडिया इंडोनेशिया की ट्रीटीज में ऐसा लिखा है कि अगर कोई भी क्रिमिनल इंडिया से भागेगा और अगर वो इंडोनेशिया में मिलता है, तो इंडोनेशिया की गवर्नमेंट उसको पकड़ के 4 दिन के अंदर प्रोसीजर करके इंडिया को हैंड ओवर कर देगा, फिर हम मारेंगे उसकी, बराबर। जैसे इसका नाम सुना है, अबू सालेम। अबू सालेम को अरेस्ट किया था इंडोनेशिया से। अब अबू सालेम मोस्ट वांटेड कहाँ का है? वो इंडिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, आई मीन था, अब तो वो जेल में है। बट उसको जब इंडोनेशिया ने पकड़ा था, तो इंडोनेशिया की गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया था कि तुम्हारा एक क्रिमिनल हमने पकड़ा है, हम 4 दिन के अंदर तुमको हैंड ओवर कर देंगे। और वो लोग ने 4 दिन के अंदर इंडियन गवर्नमेंट को अपने हाथ में कर दिया, और इंडियन गवर्नमेंट उसको इधर लेके आया और उसको जेल में डाल दिया। देखो, उसने क्राइम उधर भी किए थे इंडोनेशिया में, बट जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रीटी क्या हो गया, वहां की कंट्री ने कुछ एक्शन नहीं लिया, सीधा अरेस्ट करके जो कंट्री से बिलोंग करता है उसको दे दिया कि तुम संभालो, तुम इसको देख लो क्या पनिशमेंट देना है। फिर इंडियन ने उसके ऊपर केस चलाया और उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया, अब वो लाइफ टाइम जेल में है, बराबर। ये ट्रीटीज है। अगर ट्रीटी नहीं होता तो लैंड का जो लॉ है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे इंडिया यूके का ट्रीटी नहीं है, सो इफ आई कमिट एनी क्राइम इन यूके, तो लॉ कौन सा लगेगा? यूके, फिर इंडियन लॉ मेरे पे नहीं लगेगा, बराबर। जैसे इंडिया पाकिस्तान का कोई ट्रीटी नहीं है, तो अगर मैं पाकिस्तान में क्राइम करेगा तो मेरे पे कौन सा लॉ लगेगा? खाली पाकिस्तान का ही लॉ लगेगा, इंडियन लॉ का कोई लेना देना नहीं है उससे, बिकॉज ट्रीटी नहीं है। तो वो जो कंट्री में तुम पकड़े गए, जहां पे तुमने क्राइम किया, तुमको उसके हिसाब से ही पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन ट्रीटीज है तो तुमको तुम्हारी कंट्री में वापस लेके आएंगे और फिर इधर तुम्हारे ऊपर प्रोसीडिंग चलाएंगे, बराबर। अभी समझो, अगर मैं इंडोनेशिया घूमने गया, वहां पे ना मेरा किसी के साथ झगड़ा हो गया और मैंने उसको गुस्से में आके ना दारू का बोतल तोड़ के उसके पेट में घुसेड़ दिया, बराबर, मर्डर हुआ। मेरे साथ क्या होएगा? अभी मेरे को इंडिया भेजेंगे, मेरे को इंडिया समझो लेके आए, इंडियन में गवर्नमेंट मेरे को बोलता है कि तेरे ऊपर है ना मर्डर का चार्ज लगेगा। बोला 1 मिनट, मैंने इंडिया में किसका मर्डर किया? मर्डर किधर किया? तुम मेरे को इंडियन लॉ के अंदर क्यों एक्शन ले रहे हो मेरे पे? ये कोई लॉजिक है कि मर्डर जहां पे किया उनको तकलीफ नहीं हुआ, उन्होंने मेरे को भेज दिया इधर, तो मैंने ये कंट्री में तो मेरे क्राइम ही नहीं किया है, तो ये कंट्री का लॉ ही मेरे पे कैसे लग सकता है? बोल सकता हूँ ऐसा? नहीं, बिकॉज ऑफ ट्रीटी उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि जहां पे तुमको पकड़ा, जहां पे तुमने क्राइम किया, तुमको तुम्हारी ओरिजिनल कंट्री में भेज दिया जाएगा और वहां पे तुम्हें वही पनिशमेंट मिलेगा, वही चार्ज लगेंगे जो तुमने बाहर की कंट्री में किया है। बाहर की कंट्री में मैंने क्या किया? मर्डर, तो मेरे पे यहाँ पे मर्डर के चार्ज लगेंगे। अगर मैंने वहां पे मर्डर प्लस चोरी किया है, तो यहाँ पे मर्डर प्लस चोरी का ही चार्ज लगेगा मेरे पे। ऐसा नहीं बोलने का इंडिया में तो मैंने चोरी भी नहीं किया, चोरी का सेक्शन काय को लगाया मेरे ऊपर, यू कांट आर्ग्यू इन दैट वे, समझा? ठीक है, चलो, दैट इज सेक्शन 3। चलो उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, पहले हाँ पहले यहाँ पे आ जाओ, डिफाइन एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज अंडर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ आईपीसी। अच्छा, उसमें देखो, हाँ नहीं उसके पहले है ना, नहीं छोड़ो, पहले यही पढ़ लो। चलो, फॉलोइंग कैटेगरीज आर एग्जेम्प्टेड अंडर आईपीसी। ये वो कैटेगरीज है जहां पे इन लोग ने अगर क्राइम भी किया
तो इनके ऊपर आईपीसी नहीं लगेगा और उनको ऐसे ही छोड़ देंगे कि जा मजे कर, तेरे को हम कुछ नहीं करेंगे। बराबर। तो ऐसी कैटेगरी कौन सी है? पहला, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट्स द क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर ऑफ द स्टेट इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग द टाइम दे होल्ड ऑफिस। जैसे समझो अगर मैं मर्डर करेगा ना, तो मेरे घर पे पांडु आके ऐसे 4 टपली मार के चमाडमड मार के ऐसे ही उठा के लेके जाएगा। लेकिन समझो कल नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी का मर्डर कर डाला, तो नरेंद्र मोदी कौन है? तो उसके घर पे ऐसे टपली मार के 4 चमाट बजा के उसको उठा सकते हैं? नहीं। वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो इन दैट सर्कमस्टेंसेस उसको अरेस्ट करने के लिए राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट का परमिशन, ये सब आएगा, फिर उसको अरेस्ट कर सकते हैं। और अरेस्ट करने के बाद भी उसके ऊपर प्रोसीडिंग तब चालू होगा, पहले उसको उसकी पोस्ट से हटाया जाएगा, फिर उसके ऊपर प्रोसीडिंग चालू होगा, बिकॉज वो डेजिग्नेशन का वैल्यू है। और प्राइम मिनिस्टर है, उसके ऊपर तुम डायरेक्टली ऐसे ही आईपीसी नहीं लगा सकते। बराबर। सेकेंड, फॉरेन सोवर्जेंस आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन इंडिया। जैसे देखो फॉरेन से काफी सारे मिनिस्टर्स इंडिया विजिट करते हैं। जैसे ये आता है ना 26 जैन 15 अगस्त, तो मोदी काफी सारे फॉरेन मिनिस्टर्स को इनविटेशन भेजता है कि हमारे यहाँ पे वो परेड वरेड होता है, तुम देखने आओ। काफी लोग आते भी है। अभी जो लोग आ रहे हैं वो किसके बुलाने पे आ रहे हैं? इंडियन गवर्नमेंट के बुलाने पे आए हैं। तो वो लोग एक्चुअली देखने जाओगे तो वो लोग गेस्ट है इंडिया के। अगर वो लोग कभी कोई कांड कर भी देंगे ना, सो इन दैट सर्कमस्टांसेस उनके ऊपर मैं कोई एक्शन नहीं ले सकता, बिकॉज दे आर गेस्ट ऑफ इंडिया। वो लोग इंडियन इनविटेशन पे आए हैं, तो यहाँ पे अगर अगर वो लोग कुछ भी कर दे तो उनके ऊपर एक्शन नहीं हो सकता है। बराबर। बिकॉज वो लोग इंडिया में आए हैं एक कंट्री को रिप्रेजेंट करने, वो भी इंडिया के बुलाने पे। तो ऐसी सिचुएशन में अगर वो क्राइम भी कर देगा ना, तो वो कंट्री के साथ इंडिया देख लेगा बाद में क्या सेटलमेंट अरेंजमेंट करना है, बट डायरेक्टली यू कैन नॉट इम्पोज आईपीसी ऑन देम। वो कोई तुम्हारे जैसा नॉर्मल पर्सन नहीं है जिसके ऊपर तुम एक्शन ले लो और किसी को ऐसे उठा के जेल में डाल दो। ही इज फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है। एंड तीसरा, दिस इम्यूनिटी इज ऑल्सो इंजर्ड बाय द एम्बेसडर्स एंड द डिप्लोमेट्स ऑफ द फॉरेन कंट्रीज हु हैव ऑफिशियल स्टेटस इन इंडिया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा है? उसमें आधे जेठालाल एक एपिसोड में बैठ के ऊंट पे बैठ के पाकिस्तान चला जाता है। बराबर। फिर ये लोग देखो इधर सब पाकिस्तान एम्बेसी में जाते दिल्ली में, और वहां पे वीजा के लिए अप्लाई करते कि हमको पाकिस्तान जाना है। जो ये एम्बेसी होती है ना, ये लोग एक्चुअली है क्या? दे आर होल्डिंग ऑफिशियल स्टेटस इन इंडिया। कोई फॉरेन कंट्री की ऑफिस है यहाँ पे। तो जैसे तुम अगर दिल्ली जाओगे ना, तो न्यू दिल्ली में तुमको पाकिस्तान एम्बेसी मिलेगी। वहां पे जितने भी लोग काम कर रहे थे ऑल आर सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। तुमको अगर वीजा वीजा का कुछ इश्यू है तो तुम वहां पे जाके कांटेक्ट करो, तुमको वो लोग हेल्प करेंगे पाकिस्तान भेजने के लिए। बराबर। 2020 में 2 लोग थे, वो लोग क्या करते थे, इंडिया मतलब पाकिस्तान एम्बेसी में काम करते थे दिल्ली में। तो वैसे तो 2 ऑफिसर थे जो गवर्नमेंट ने भेजे, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने। इंडिया में रह के वो लोग वही वीजा वीजा का काम कर रहे पाकिस्तान एम्बेसी में रह के। वो लोग है ना फुकट के टाइम पे क्या करते थे? जासूसी का काम करते थे। मतलब इंडियन मिलिट्री की सीक्रेट इंफॉर्मेशन निकालना, कहाँ कहाँ इंडिया के फाइटर प्लेन्स है, कौन से इंडिया के पोर्ट्स है, कहाँ कहाँ शिप खड़ी रहती है। ठीक है। ये सब इंफॉर्मेशन निकाल निकाल के ये लोग किसको दे रहे? पाकिस्तान को दे रहे। बराबर। तुम इंडिया में हो, वो भी पाकिस्तान एम्बेसी में, और तुम इंडिया की सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बाहर लीक कर रहे हो। अगर मैं ये करता ना बीइंग एन इंडियन, तो मेरे ऊपर वॉर अगेंस्ट इंडिया का केस बन जाता है, और इसका पनिशमेंट है सीधा डेथ पेनल्टी। ये पनिशमेंट है। उनको भी डेथ पेनल्टी मिलना चाहिए था। वॉर अगेंस्ट इंडिया प्लान तो हो रहा है, बट फिर भी इंडिया कुछ नहीं कर सकता। तो इंडिया ने क्या किया, वो भाई साहब को 2 जन को पकड़ा और पाकिस्तान गवर्नमेंट को फोन किया और बोला कि इसको हम आज शाम को भेज रहे पाकिस्तान, प्लीज इसको लेके जाओ तुम। इंडिया में इनको मत रखो, ऐसे सब काम इंडिया में नहीं चलेंगे। मतलब तुम एम्बेसी खोल के ये सब करवा रहे हो इधर। तो इज्जत से हमने उसको बॉर्डर पे छोड़ दिया, वाघा बॉर्डर पे, वहां से पाकिस्तान गवर्नमेंट उसको लेके गया। सिंपल। अब ये नहीं है कि इंडिया वीक है इसके लिए इंडिया कुछ कर नहीं पाया, ये इंटरनेशनल रूल है। अगर सेम चीज इंडिया भी करता, जैसे इंडिया का भी एम्बेसी है पाकिस्तान में, तो वहां पे भी अगर कोई पर्सन जासूसी करता पाकिस्तान का, तो उसको भी पाकिस्तान पकड़ के इंडिया को हैंड ओवर कर देता। ये यूएन का रूल है कि तुम कुछ नहीं कर सकते।
तो देखो, वॉर अगेंस्ट इंडिया बन सकता था, बट आईपीसी भी नहीं लगा, कुछ नहीं किया और इज्जत से छोड़ के भी आए, तो इनके ऊपर आईपीसी नहीं लग सकता है। तीन कैटेगरीज, पहला कौन सा था? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, इसके ऊपर आईपीसी नहीं लगेगा। दूसरा एंड तीसरा, हाँ, जो ऑफिशियल स्टेटस होल्ड करते हैं, बराबर, फॉरेन एम्बेसडर्स या डिप्लोमेट्स, उनके ऊपर भी मैं आईपीसी नहीं लगा सकता हूँ। चल, उसके ऊपर देखो सेक्शन 5, सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट। उसमें देखो, नथिंग इन दिस एक्ट shall affect the provisions of any act for punishing mutiny and desertion of the officers, soldiers, sailors or airmen in the service of the government of India or the provision of any special law or local law। इसका मतलब, अगर यही चीज कोई ऑफिसर करेगा, चाहे मिलिट्री वाला बंदा हो, वो चाहे नेवी पर्सन, या वो चाहे एयरफोर्स वाला पर्सन हो, उसके ऊपर भी मैं आईपीसी डायरेक्टली नहीं लगा सकता, बिकॉज वो एक डेकोरेटेड ऑफिसर है और वो भी इंडियन मिलिट्री को सर्व कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में उसके ऊपर भी डायरेक्ट एक्शन कभी नहीं होता है। जिस केस बताता हूँ, एक सोल्जर था, इंडियन सोल्जर, छुट्टी माना गया ना, तो जब ट्रेन में चढ़ा ना, तो ट्रेन में जाके ढूंढते ढूंढते अपनी सीट तक, और ऑलरेडी उसकी सीट पे ना कोई बैठा था, तो इसने उसको ऐसा इज्जत से बोला कि मेरा सीट है, खाली कर दो। तो बोलता है, देखो मैं है ना इधर बहुत पहले से बैठा है, एक काम करो, मेरा सीट दूसरी जगह है, जो बैठा था ना वो उसको मिलिट्री वालों के, हम सीट एक्सचेंज कर लेते हैं, आप मेरी सीट पे बैठ जाओ। तो बोलता है, नहीं, मैं मेरा सीट पे ही बैठेगा, मेरे को किधर नहीं जाना है। तो बोलता है, इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो होता है, मेरे को लेकिन बैठना ही नहीं है। तो उनका आर्ग्यूमेंट हो गया। अभी मिलिट्री को ना गुस्सा आ गया, वो भाई साहब ने उसको ऐसा पकड़ा और चलती ट्रेन से फेंक दिया, बराबर। और इतना सब होने के बाद भी एकदम नॉर्मल बिहेव करके, मस्त में ट्रैवल करके, जहां पे उसको रिपोर्ट करना है तो उनकी वहां तक गया, और फिर वहां पे जाके उसके सीनियर ऑफिसर को बोलता है कि ट्रेन में ऐसा ऐसा इश्यू हो गया है। अभी देखो, पुलिस ढूंढते ढूंढते आ गया, और पुलिस वालों ने मिलिट्री को कांटेक्ट किया कि तुम्हारा ऐसा किया है, बट जब तक ये, वैसे तो भले वो छुट्टी पे था, बट स्टिल ही इज राइट नाउ ऑफिसर ऑफ द मिलिट्री, तो उसके ऊपर एक्शन नहीं हो सकता, उसको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है, पुलिस भी उसको हाथ नहीं लगा सकती। ऐसा होता है, पहले उसको कोर्ट मार्शल करते हैं, कोर्ट मार्शल करते टर्मिनेट करते हैं, कोर्ट मार्शल करने के बाद तो एक नॉर्मल सिटीजन बन गया, और उसके बाद उसको अरेस्ट कर सकते हैं, कर सकता है इसे। तो उसको मार्शल किया, उस जस्टिफिकेशन लिया, जस्टिफिकेशन लेने के बाद उसका एक्सप्लेनेशन पुलिस वालों को दिया, फिर कोर्ट मार्शल प्रोसीजर खत्म हुई, और उसके बाद ये भाई साहब को पुलिस अरेस्ट कर, बिकॉज मिलिट्री होगा तो ऐसा कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। समझा? ठीक है, चलो उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट कंसेप्ट। ओके, नेक्स्ट देखो, सबसे पहले नीचे एलिमेंट्स ऑफ, उसमें देखो तीन एलिमेंट्स है, एक है ह्यूमन बीइंग, एक है मेंस रिया, और एक है एक्टस रियस। भैया ओके, सबसे पहले देखो ह्यूमन बीइंग क्या है। देखो, एज पर आईपीसी कि जब भी क्राइम होएगा ना, उसमें तीन इंग्रेडिएंट तुमको हमेशा मिलेगा, हमेशा। पहला फैक्टर क्या मिलेगा? ऑब्वियसली देखो, आज इंडिया में जितने भी क्राइम हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं एक इंसान इन्वॉल्व है, बराबर, उसके बिना तो क्राइम हो ही नहीं सकता है। अब तुम बोलोगे अगर कि समझो सिस्टम को हैक करके, किसी का अकाउंट हैक करके किसी अकाउंट से पैसा उड़ा लिया, सिस्टम को हैक करके या कैसे भी कर किसी का अकाउंट पूरा हैक करके पैसा निकाल लिया, बट स्टिल किया किसने? एक पर्सन ने किया ना, तो ह्यूमन बीइंग फैक्टर आएगा ही आएगा। हाँ, तो ह्यूमन बीइंग होना हमेशा फिक्स ही है, बिना ह्यूमन बीइंग के कोई भी क्राइम नहीं हो सकता है, बराबर। जैसे समझो किसी के डॉग है, अरे है कि नहीं, इसके घर पे डॉग है, अब इसको है ना कोई पर्सन से नफरत है कि वो घर पे आता है ना तो उसको नहीं पसंद, और उसमें भी जब कोई आके
रिजल्ट पूछेगा ना एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट क्या है, तो जरा भी नहीं पसंद। जैसा भी वो आएगा दिन जहाँ पे लोग रिजल्ट पूछेंगे, बराबर। तो ऑब्वियसली वो बुरा लगता है ना, कोई रिजल्ट के दिन वैसे पूरे साल में कभी फोन नहीं करेगा, लेकिन रिजल्ट के दिन बराबर फोन करेगा, बराबर। तो इसको ना बस ये चीज नहीं पसंद है, तो है ना, समझो इसका कोई रिलेटिव है जिसको ऐसा सब पूछने का आदत है, और वो भी रिजल्ट के दिन सुबह सुबह घर पे आ जाते हैं। तो इसने ना लियो को ट्रेनिंग देके रखा है, फोटो दिखा दे कि ये आएगा ना सीधा इधर इधर गले में काटने का। तो समझो एक दिन वो रिलेटिव घर पे आया, इसने लियो को ना ऐसा खुला छोड़ दिया, और लियो ने एज यूजुअल इसे जैसे इसने ट्रेनिंग दिया था, लियो उस पर चढ़ गया और पूरा इधर काट लिया और वो मर गया। क्राइम कमिटेड बाय लियो, तो जेल जाएगा लियो, फांसी चढ़ेगा लियो, बराबर ना। तो जेल कौन जाएगा? डॉग का ओनर। पर ये तो बोलेगा मैंने कुछ किया, बट ट्रेन तो उसने किया ना। चलो ट्रेन नहीं भी किया होता, समझो कुत्ते को ही वो इंसान नहीं पसंद है, इसने तो कुछ सिखाया भी नहीं, और कुत्ते को वो इंसान है ना नहीं पसंद है, क्योंकि वो जब भी आएगा ऐसा कान वान खींचता है, ऐसा पूंछ खींचता है, कुत्ता भी इरिटेट होता है। तो कुत्ते ने एक दिन सोचा अभी आएगा ना साला खत्म ही कर डालेगा इसको मैं, और कुत्ते ने समझो ऐसा काट लिया कि वो इंसान मर गया। इन दैट सर्कमस्टांसिस जहां पे उसको ट्रेन भी नहीं किया है बाय अ ह्यूमन बीइंग, उस सिचुएशन में जेल कौन जाएगा? स्टिल ओनर। उसको केयरफुल ऐसा मतलब ध्यान रखना चाहिए कि किसी पे चढ़ वढ़ ना जाए ऐसा, पक्का। ऑब्वियसली ओनर ही रिस्पॉन्सिबल है। जैसे देखो किसी के घर पे डॉग वॉग या होगा या तो ऐसा देखा होगा ना, कुछ लोग है ना कुत्ते को लेके शाम को घूमने निकलते हैं, और फिर कुत्ता संडास करता है रास्ते पे, पता है, ऐसा टांग उठा के टायर का कलर चेंज कर देता है, टांग उठा के पौधों को पानी पिला देता है वो। पता है बीएमसी का रूल है, अगर तुम्हारा कुत्ता बिल्ली ऐसा रास्ते पे हगेगा ना तो उसका पेनल्टी है, और वो पेनल्टी ऑब्वियसली वो किससे वसूल करेगा? हाँ, कुत्ते से तो मांग नहीं सकता, तो वो पेनल्टी भरना पड़ेगा ओनर। तुम ऐसा बोलोगे ना कि अरे अभी मैं तो इसको घर से सुसु 1 नंबर 2 नंबर सब करा के लेके आया, लेकिन अभी इसने कर डाला तो मैं क्या करूं, वो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम कितना भी उसका पेट साफ करवा के निकालो उसको घर के बाहर, लेकिन वो हगेगा तो पेनल्टी तो भरना ही पड़ेगा, बराबर। तो ह्यूमन बीइंग फैक्टर हर क्राइम में आएगा, ईच एंड एवरी क्राइम कोई भी इनिशिएट होएगा ह्यूमन बीइंग से स्टार्ट होएगा। सेकंड फैक्टर क्या है? मेंस रिया। मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड। जब तुम कोई क्राइम करते हो ना, ऐसा नहीं होता है कि तुमको क्राइम किया तुमको पता ही नहीं, ओ शिट क्राइम हो गया। रेड सिग्नल होता है मतलब क्या होता है? स्टॉप। ऑरेंज मतलब क्या होता है? ऑरेंज होता है ना, अरे येलो बाबा जो भी है रेडी हो जाओ किस चीज के लिए, और भागने के लिए ले तो रेड होएगा। और ग्रीन मतलब क्या होता है? हाँ, लेकिन अपने यहाँ पे ना सिग्नल का मतलब अलग है। रेड मतलब आजू बाजू देखो 2 4 लोग जा रहे तो अपन भी जाएंगे। ऑरेंज मतलब जल्दी भागो अभी रेड होएगा। और ग्रीन मतलब तो फुल ऑन एकदम फॉर्मूला 1 के जैसा भागते हैं हम लोग, बराबर। अभी जैसे देखो, अगर समझो तुमने रेड सिग्नल देखा, फिर भी तुम सिग्नल तोड़ के जा रहे हो, तुमको पता है ना ये गलत है, फिर भी तुमने किया ना, हाँ, तो ऑब्वियसली मेंस रिया मतलब गिल्टी माइंड। मतलब ऐसा नहीं होता है कभी कि कोई इंसान क्राइम करता है ना उसको पता नहीं है कि ये क्राइम है। कोई भी ऐसा इनोसेंट नहीं है, मैं अगर ऐसा मर्डर करेगा मुझे पता है या जो मैं कर रहा है ये गलत है, ये मेरे को नहीं करना चाहिए, बट स्टिल मैं करेगा, समझा। अभी जैसे देखो इधर है ना, थोड़े दिन पहले दहीसर में एसबीआई का ब्रांच है, उधर चोरी हुआ था, बराबर। अब वो जो चोर चोरी करने आया, 2 लोग आए थे, उनको पता है चोरी करना क्या है, क्राइम, फिर भी किया ना। और देखो चोर कैसे नमूने थे वो, तो मतलब बोलते ना कुछ प्लान ऑफ एक्शन कुछ नहीं, बस ऐसे ही आ गए थे। इंसान चोरी करने आएगा तो तैयारी के साथ आएगा ना। ये देखो चोरी करने कैसा आया, पहले तो मास्क ही नहीं लिया है, भूल गए। दूसरा, चोरी कितने का किया पता है? 1,20,000। तो जब उसको पूछा ना 1,20,000 का चोरी क्यों किया, तो क्या बोलते हैं पता है? उतना ही चाहिए था।
तुम चोरी करने जाओगे, तुम्हारे सामने 5 लाख पड़ा है, तो 5 उठाओगे कि एक 20 निकालोगे उसमें से गिन के? पूरा ही उठाओगे ना। ये भाई साहब गिन के उठाया, एक 20 मतलब एक 20, ऑनेस्टी। उसके बाद चोरी करने में जब भागा ना, निकलना ना जब बैंक से, तो है ना, घर के वो स्लीपर्स आते हैं ना, जो हम लोग संडास करने जाते हैं तो स्लीपर्स पहन के जाते हैं, वो ऐसा, हाँ। वो चप्पल पहन के गया था, चप्पल पहन के भाग रहा था, चप्पल टूट गया, तो रास्ते में चप्पल फेंक दिया और चप्पल बिना चप्पल के भाग रहा है। ऑब्वियसली कोई क्राइम करे अच्छे स्पोर्ट्स शूज पहन के आएगा ना, ये कुछ भी नहीं, ऐसे ही आया। और बेचारा पकड़ा गया 16 घंटे के अंदर। कैसे? वो कुत्ते ने चप्पल सूंघ लिया, पीछे पीछे फॉलो करके पकड़ लिया। सोचो कितना घटिया प्लानिंग, वो कुछ भी किया है इसने। अभी देखो, जब वो क्राइम कर रहा था उसको पता है ना ये गलत है, तो ऑब्वियसली हर इंसान जब क्राइम करेगा उसको बैक ऑफ द माइंड ये पता ही होगा कि मैं जो कर रहा है वो गलत है। तुम कोई भी क्राइम दे दो, तुम जैसे देखो, फर्स्ट क्लास में कभी चढ़ गए बिना टिकट के या बिना पास के, तुमको पता है ये गलत है, फिर भी चढ़ते हो ना, फिर अंदर जाके ओवर एक्टिंग करते हो, शिट फर्स्ट क्लास है, पता ही नहीं था, है ना, एकदम इनोसेंट बनने की ट्राई करते हैं। ओवर एक्टिंग तो एकदम भारी होता है उधर। बट तुमको पता है जो किया वो गलत है, बट स्टिल तुम करते हो, दैट इज नोन एज अ गिल्टी माइंड। कोई इंसान ऐसा ही टाइम पास करते चलना, मजा आता है देखते क्या होता है, ऐसा सोच के कभी क्राइम नहीं करेगा। उसका उसको पता है जो वो कर रहा है और वो गलत है। और दूसरी चीज, जब भी इंसान क्राइम करेगा ना कोई चीज के लिए वो करेगा, या तो रेवेंज या तो बेनिफिट। बराबर। अभी जैसे समझो, मैंने ना पार्थ का लेक्चर में सॉलिड उड़ाया, इसको ना गुस्सा आ गया अभी, तो इधर है ना नीचे जाके ऐसा साइड में ऐसा चाकू लेके छुप गया, और फिर जैसे आया ना ऐसा पीछे से सिर पे ही मार दिया मेरे को। तो क्या था ये? रेवेंज। बराबर। प्लस कभी कभी जैसे एक तो रेवेंज हो गया, या तो दूसरा कभी कोई बेनिफिट चाहिए, कि इसने देख लिया कि मेरी बैंक में ना 20 लाख कैश पड़ा है, तो शायद उसके लिए भी है, तो कोई बेनिफिट। देखो, रेवेंज बेनिफिट ये सब चीज के लिए ही कोई क्राइम होता है। तुम टाइम पास में मारोगे किसी को, ऐसा चलते चलते ऐसा किसी को चाकू मार दिया, चल मजा आएगा देखते हैं, कोई भी पर्सन ऐसे क्राइम नहीं करेगा। कुछ ना कुछ मोटिव, बेनिफिट, इंटेंशन, रेवेंज हमेशा होएगा, हमेशा। कोई, हाँ, अगर कोई पर्सन अनसाउंड कैटेगरी का है और वो क्राइम करता है, देन इट्स अ डिफरेंट सिनारियो। अदरवाइज तो हमेशा क्राइम तो होगा। जैसे देखो, दिल्ली का एक केस सुना है, निठारी कांड। निठारी कांड करके दिल्ली का एक केस, हाँ, सुन सकते हो ना? मतलब ऐसा मत बोलना शी ये क्या बोल दिया। खाना खा के आए हो? खाना बाकी है ना? हाँ, तो अभी सुनो। और वो एक है ना, मेंटली चैलेंज पर्सन था, मतलब एकदम 100% पागल नहीं था, बट उसको कभी कभी ऐसे झटके लगते थे ना, वो पागल हो जाता। वो क्या करता था, वो बच्चे लोग को किडनैप करता था, किडनैप कर करके मार डालता था। बराबर। मारने के बाद देखो वो क्या करता था, वो मारने के बाद है ना, उसका पीस करेगा एकदम प्रॉपर। ठीक है, जाओ आगे जाओ ना। हाँ, वो सब कर वो सब करने के बाद वो सबको फ्रिज में स्टोर कर देता था, फ्रिज में। प्लस जो ब्लड होता है ना, वो सब बॉटल वॉटल में भर के रखता था। बराबर। फिर जब भी भूख लगेगा ना, एक एक पीस उठाया, मस्त में फ्राई ऐसा मसाला वसाला डाल के फ्राई करके खाता था और ब्लड पीता था। ये पर्सन के घर पे जब पुलिस ने रेड मारा था ना, उसके घर पे से 22 बच्चों की डेड बॉडीज मिली थी, और पूरा फ्रिज ऐसा आइसक्रीम पार्लर में कैसा आइसक्रीम भरा हुआ रहता है, ऐसा फुल बॉडी ऐसा सजाया हुआ है। और नहीं नहीं तो 12-15 लीटर खून मिला बॉटल में भर भर के, जो उसने फ्रिज में रखा है, ये वही खाता था। और उसको जब पूछा था ना कि ये सब तू क्यों करता है, तो बोलता है मेरे को एक बार किसी ने ये टेस्ट कराया था, और तब से मेरे को आदत लग गया यही खाने का। जैसे कुछ चीज होती है ना, टेम्पटिंग होती है, कंट्रोल नहीं रहता है, बस वैसा इसको ये टेम्पटिंग लगता था। तो जैसे अपने को कैसा भजिया वड़ा वड़ा देख के ऐसा खाने का मन करता है, इसको बच्चे को देख के ऐसा आज तो ये इसको उठाएगा
बच्चे लोग। बराबर। अब उसको जब पकड़ा तो देखो अल्टीमेटली उसका मोटिव क्या था, उसको बेनिफिट, बराबर, तो बेनिफिट लिया और क्राइम किया। समझा? ठीक है। चल, ये काफी पुराना केस है, 10-12 साल हो गया रहेगा इस चीज को। चल उसके बाद देखो नेक्स्ट थर्ड इज एक्सरियस। अभी घर पे आके खाना खाना है ना? ठीक है। चलो एक्टस रियस का मतलब देखो, एक्टस रियस का मतलब जो टाइम पे जो तुम काम कर रहे हो वो टाइम पे वो काम अगर अनलॉफुल है तो वो क्राइम है और उसका पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन जो टाइम पे जो काम तुम कर रहे हो वो अनलॉफुल है ही नहीं तो उसका पनिशमेंट ऑब्वियसली नहीं मिलेगा। जैसे समझो लेक्चर लेक्चर खत्म करके ना वहीं से जा रहा था, फिर मैं ना ऊपर स्काई वॉक पे गया। स्काई वॉक पे ना डेड एंड है, उधर है ना ऐसा बैठ के मैं ऐसा ना पूड़ी बना रहा है और ऐसा सुट्टा उट्टा चरस वरस मार रहा है। ठीक है। अभी समझो उसने में पुलिस आया और मेरे को पकड़ा और चेक किया तो मेरे पास से चरस निकला, जेल जाएगा मैं? पक्का। वाई? बिकॉज चरस तो बैन है इंडिया में। ठीक है, तो बस जेल जाना फिक्स है। लेकिन समझो मैं जाके उधर है ना वो सब सोते, पता है ऊपर स्काई वॉक पे मस्त में लोग, देखा है कभी? कभी जाओ मजा आएगा उधर। ठीक है। मैं उधर वो लोग जब सब ऐसा बैठे रहते हैं सोते रहते हैं ना, मैं उसके बाजू में जाके बैठ गया और मैं ऐसा एक बीड़ी कान पे लगाया और एक बीड़ी उधर ऐसा फूक रहा है। क्या गलत किया मैंने? कुछ किया गलत? इन दैट सर्कमस्टेंसेस अगर कोई पुलिस मेरे को अरेस्ट करेगा इट इज वैलिड? नो, ऑब्वियसली इट्स नॉट वैलिड। तो एक्टस रियस का मतलब होता है कि क्राइम तब माननेगा उसको जब उस चीज को एक्टिविटी करना इंडिया में इलीगल है। इफ इट इज 100% लीगल देन इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ क्राइम। सिंपल है। तो क्राइम कब होएगा, आई मीन सॉरी, इलीगल एक्टिविटी है तो क्या बोलने का? क्राइम। और क्राइम है तो पनिशमेंट आएगा। जो मैं कर रहा हूं वो एक्टिविटी ही लीगल है तो फिर वो क्राइम है ही नहीं, और क्राइम है ही नहीं तो पनिशमेंट आएगा भी नहीं। यहां तक सबको समझा?